हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के टेस्ट टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रोशन सर के द्वारा जो टेस्ट चलाया जा रहा है उसका आज हम लोग 5वें सेट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आते हैं टेस्ट देखते हैं क्या सभी क्वेश्चन है। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अगर हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको आपकी प्रैक्टिस में मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन अभी हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। द्विपरमाणुक की बात करें हम लोग दोस्तों, तो कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं होंगे। तो जैसे ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो O2 होता है, क्लोरीन की बात करें तो Cl2 होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो ये N2 होता है। तो ये दोनों तो, जबकि फास्फोरस की बात करें तो ये P4 होते हैं। दोस्तों कौन सा द्विपरमाणुक नहीं हो जाएगा, नहीं है तो आप बताओ कौन सा नहीं है द्विपरमाणुक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से डीएनए किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि केंद्रक में तो पाए ही जाते हैं, साथ ही प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं जो लवक होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी डीएनए पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जैसे कि डीएनए को क्या कहा जाता है, क्रियात्मक खंड कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जो है जीन कहा जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो अवकरण की प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, ये कैथोड पर होती है। कहाँ होती है, कैथोड पर होती है। जबकि ऑक्सीकरण की जब ऑक्सीकरण की बात करें हम लोग, तो जो ऑक्सीकरण की जो प्रतिक्रिया होती है वो आपको होती है कहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे एनोड पर होती है। कहाँ होती है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में जो है बैंगनी रंग जो है किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, तो ये दोस्तों किसकी, तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इसको ध्यान रखेंगे। जबकि नीला या काला जो रंग है ना, नीला या काला रंग जो है, नीला या काला, ये आपको दिखाते हैं किसको, ये दिखाते हैं मंड की उपस्थिति को। किसकी, मंड, यानी कि ये स्टार्च की उपस्थिति को दिखाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। जो पीतल है दोस्तों वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। किसका, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। जबकि कांसा जो होता है वो कॉपर और टीन का होता है। कांसा किसका होता है, कॉपर और टीन का ध्यान रखेंगे। कांसा किसका होता है, कांसा जो है वो आपको कॉपर और टीन का होता है। जबकि पीतल जो है आपका क्या होता है, कॉपर और जिंक का होता है। इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि ट्राइटियम की अर्ध आयु होती है। तो ट्राइटियम की जो अर्ध आयु होती है दोस्तों वो ध्यान रखेंगे 12.4 वर्ष होती है। इसका ध्यान रखेंगे। ट्राइटियम क्या होता है, ये बीटा उत्सर्जक होता है और जिसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 3 होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है एक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधित स्प्रिट, बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो जो संशोधित स्प्रिट होते हैं बेंजीन और पेट्रोल के मिश्रण को दोस्तों शक्ति अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो शक्ति अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कास्ट स्प्रिट में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो है मिथाइल अल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं इसमें, मिथाइल अल्कोहल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और रेक्टिफायर स्प्रिट जो होते हैं तो इसमें 96% जो है इथाइल अल्कोहल होते हैं और लगभग में 95.6% इथाइल अल्कोहल होते हैं और 4.4% इसमें जल होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज किए थे वह कौन किए थे दोस्तों, तो वह किए थे आपको हर्ट्ज ने। किसने किया था,
तो हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था, आप इसको ध्यान रखें, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने इसकी खोज किया था। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था हर्ट्ज ने, जबकि व्याख्या किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया था, आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या किया था, आप इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करें असत्य कथन का चयन करें, क्या है दोस्तों, तो असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है हमें। तो जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो है ये माइक्रोकॉस्मिक लवण जो होते हैं, सॉरी असत्य कथन का बोला जा रहा है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करें तो माइक्रोकॉस्मिक लवण का जो सूत्र होता है वो NaNH4 प्लस HPO4 होता है, ये तो सही है दोस्तों। सोडा एस की बात करेंगे तो सोडा एस का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों क्या, Na2CO3 होता है दोस्तों, क्या होता है Na2CO3। तो ये यहाँ पर SO4 दिया हुआ था जिसके कारण ये गलत हो जाएगा, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर असत्य कथन कौन हो जाएगा, सोडा एस हो जाएगा। जबकि हाइपो का आपका क्या हो जाएगा, ये Na2S2O3 इंटू 5H2 और चिली साल्टपीटर का क्या होता है NaNO3 होता है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, कब लिया था दोस्तों भाग, तो इन्होंने जो भाग लिए थे वो 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। कब लिए थे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ है ना वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग कब लिए थे, तो 1893 में इन्होंने भाग लिए थे। और यहाँ पर जो है ये आपका विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते, कौन सा, ये लिखा हुआ आपको विश्व धर्म सम्मेलन की बात करें तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे, तो 1893 में इन्होंने भाग लिए थे। कब लिए थे, 1893 में इन्होंने भाग लिए थे, तो ध्यान रखने हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर भी हम लोग, जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो ये दोस्तों जो है इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखे थे वह अहमदनगर फोर्ट जेल में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक लिखे थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन से जेल में लिखे थे, तो वह अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखे थे, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो कि इनको जो है 1944 में, और 1944 में जो है इसको गिरफ्तार करके इसको जो है रखा गया था, मतलब ये अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया था और वहीं पर इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। यह किसकी अध्यक्षता में लिया गया था दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन, तो M.A. अंसारी के ने क्या किया था, इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया था और इसकी अध्यक्षता भी किया गया था। तो 27 दिसंबर 1927 को जो मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे। तो यह जो दोस्तों बने थे ये 17 अक्टूबर 1940 को बने थे। कब बने थे, तो 17 अक्टूबर 1940 को बने थे और 17 अक्टूबर 1940 में ये पहले सत्याग्रही बने थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जो है वो आपको जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू और
दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन बने थे दोस्तों? तो याद रखेंगे तीसरे जो है ब्रह्मदत्त बने थे। कौन बने थे? तो ब्रह्मदत्त जो है तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बने थे, कब बने थे? तो 17 अक्टूबर 1940 को बने थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है दोस्तों? तो आधुनिक जो काबुल नदी है तो इसका ऋग्वैदिक नाम जो है दोस्तों वो क्या है? कुंभा है। कुभा है। क्या है? कुभा है। इसको ध्यान रखेंगे। आधुनिक काबुल नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो क्या है? कुभा है। खैर दोस्तों, तो जैसे कि आपको याद रखना होगा कि गंडक, ये जो सदा नीरा है वो किसका? तो गंडक का जो है ऋग्वैदिक नाम है, तो आप इसको प्राचीन नाम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो गंडक नदी का जो है आपका प्राचीन नाम क्या है? तो सदा नीरा है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवर्तन के रचयिता थे। तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवर्तन के जो रचयिता थे दोस्तों, तो वह कौन थे? तो वह आपको थे हेमचंद्र। कौन थे दोस्तों? तो हेमचंद्र थे। तो जैन ग्रंथ है ना परिशिष्ट प्रवर्तन के जो रचयिता थे वह कौन थे? तो हेमचंद्र थे। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं, जैसे कि कल्पसूत्र की बात करें की जाएगी तो कल्पसूत्र नामक जो पुस्तक लिखे के जो रचयिता थे, तो वह जो है कल्पसूत्र के जो रचयिता थे वह आपको थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। जबकि सामदेव की बात करें तो सामदेव भट्ट जो थे यह कथा सरित सागर के लेखक थे। और जो है हेमचंद्र जो थे यह आपको याद रखना है कि बृहत्तक थाम मंजरी के लेखक थे। तो चलिए इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसीसी वर्नियर पेशे से क्या था दोस्तों? तो वह एक फ्रेंच डॉक्टर थे। एक क्या थे? वो फ्रेंच डॉक्टर थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मतलब ये जो फ्रांस के थे, कौन? बर्नियर। कहाँ के थे? बर्नियर फ्रांस के थे। और इन्होंने जो है ना ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जब वो मुगलों के समय में घूमने आए थे तो उसका यात्रा वृत्तांत तो उन्होंने लिखा है। तो वह एक क्या थे? एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों? क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो लीलावती का जो है फारसी में जो अनुवाद किया था वह किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई तथा अकबर के दरबार में जो वह क्या किस पद पर थे? तो राज कवि के क्या के पद पर आसीन थे। और उन्होंने ही लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो कौन हो जाएगा दोस्तों इसका? फैजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? जो अबुल फजल का बड़ा भाई था। किसका? अबुल फजल का बड़ा भाई था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे लीलावती पुस्तक को किसने लिखा था? तो लीलावती पुस्तक को किसने लिखा था? तो दोस्तों याद रखेंगे भास्कराचार्य ने इस पुस्तक को लिखा था। भास्कराचार्य जो है इस पुस्तक को लिखे थे। तो आप इसको भास्कराचार्य ने इस पुस्तक को लिखा था, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में हुए बौद्ध संगीति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? प्रत्यय समुत्पाद। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका बिहार टाइम्स। कौन सा हो जाएगा? बिहार टाइम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से जो सच्चिदानंद सिन्हा भी ऐसे विरोध का कार्य किए थे। ठीक है। आप बिहार टाइम्स की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, बिहार टाइम्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1894 ईस्वी से है ना शुरुआत हुई थी। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुई थी। किस तरह? कैसा? सप्ताह भर में जो पत्रिका निकलती है वो न्यूज जो दिया जाता था वो साप्ताहिक पत्रिका होता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी बिहार टाइम्स की वो 1894 ईस्वी में हुई थी। तो आप इसको याद रख सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि जब जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो यह बात किसने कहा था दोस्तों? तो यह बात मेटरनिक ने कहा था। कौन कहा था? मेटरनिक ने कहा था। आप इसको ध्यान रखेंगे। मेटरनिक जो कि आपको याद रखना होगा, ये मेटरनिक जो है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किस कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। और इन्होंने जो है 1815 में जो है जेनेवा जो समझौता हुआ था, सॉरी दोस्तों, 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, मेटरनिक ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ के चांसलर थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे दोस्तों? तो ये कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों, यह हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? तो ये हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है कि गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो गिरना और अरुणावती नदी है किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या गोदावरी नदी या कृष्णा नदी। तो जो गिरना और अरुणावती जो है ये जो सहायक नदी है दोस्तों, यह किसकी सहायक नदी है? तो आपको ध्यान रखने हैं, ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ताप्ती नदी की सहायक नदी है। आपको ध्यान रखना है, गिरना ताप्ती नदी के बाएं तट पर तट से मिलती है, और जबकि अरुणा जो है इसके दाएं तट से मिलने वाली जो प्रमुख नदी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जबकि दक्षिण भारत की जो गंगा कही जाती है वह कौन होती है? गोदावरी। और दक्षिण की जो है ना, दक्षिण गंगा जो है वह कृष्णा नदी को जाना जाता है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु जो है किस प्रकार का है दोस्तों? तो जो तमिलनाडु तट के जो जलवायु है दोस्तों वह क्या है? एक तरह से शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून है। कैसा? तो ये जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला जो मानसून है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किससे दर्शाते हैं? तो एस से दर्शाते हैं। तो यह कैसा तट वाला है? तो जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट वाला जो जलवायु है दोस्तों, वह है आपका शुष्क ग्रीष्म। कैसा? तो शुष्क ग्रीष्म जो है ऋतु वाला जो है ये मानसून होता है, इसका जलवायु होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करें पौधों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो पौधों के लिए जो है द्वितीयक तत्व में शामिल कौन सा नहीं है? द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये जो 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। कौन सा? तो फॉस्फोरस आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व की बात करें तो ये प्राथमिक पोषक तत्व आपका जैसे फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटास होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये सब आपका प्राथमिक में आते हैं। जबकि द्वितीयक की बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर जो है ये द्वितीयक में आते हैं, जबकि ये प्राथमिक पोषक तत्व आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? तो दोस्तों वह कौन सा? तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अमेरिका में जो टेनेसी नदी पर जो परियोजना बनाई गई है वह भारत की कौन सी परियोजना पर आधारित है? तो दामोदर घाटी परियोजना पर। जैसे ये हीराकुंड परियोजना आपको पता है कि महानदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग परपट्टी के विस्तार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1% भाग ही जो है पृथ्वी का, वह क्या है? परपट्टी के विस्तार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है दोस्तों? तो थोरियम का अयस्क जो है आपका दोस्तों वह यूरेनिनाइट नहीं होगा। कौन सा नहीं हो जाएगा? यूरेनिनाइट जो है ये थोरियम का अयस्क नहीं है, जबकि थोरियो है ना, थोरियानाइट है ना, अलानाइट, मोनाजाइट, ये सब थोरियम का अयस्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जननांकीय संक्रमण के
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, तो यह किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू है ना, FW नॉटस्टीन तथा WS थॉम्पसन द्वारा किया गया था। इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, ठीक है। कब किया गया था? तो दोस्तों 1945 में किया गया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है तो किसके द्वारा? तो इंदिरा पॉइंट जो है और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है दोस्तों, तो किसके द्वारा? तो आप याद रखेंगे ग्रेट चैनल के द्वारा इसको अलग किया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करती है कौन सा चैनल? तो ग्रेट चैनल द्वारा अलग होती है। जबकि 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे हम लोग दोस्तों, तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। जबकि 9 डिग्री चैनल की हम लोग तो बात करेंगे दोस्तों, तो यह जो है मिनिकॉय और करवती जो कि लक्षद्वीप है उसको अलग करती है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाली कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल होगा। जबकि 8 डिग्री की बात करें तो यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है दोस्तों। किसको करता है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मन्नार की खाड़ी या भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है दोस्तों? तो मालदीव तथा मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो मिनिकॉय तथा कवरती को यानी कि लक्षद्वीप को अलग करती है। जबकि 10 डिग्री चैनल जो है वह आपको छोटा अंडमान तथा कार निकोबार द्वीप को अलग करती है। आप इसी को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? CWG के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो CWG के अंतर्गत आता है। चलिए इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? इसका जो है कोसी नदी की लंबाई जो है 260 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 260 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोसी जो है कुर्सेला के निकट जो है जो कटिहार में पड़ता है, गंगा में मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो दोस्तों हैं वह कब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग जैसे कोसी नदी की लंबाई की बात की तो 260 किलोमीटर है, तो उसी तरीके से आप बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो वह बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वह आपको बिहार में किस नदी की लंबाई? बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वह आपको 445 है ना किलोमीटर हो जाएगी। जबकि बिहार में जो बूढ़ी गंडक की लंबाई जो है आपको वह 320 किलोमीटर हो जाएगा। और जबकि बागमती नदी की लंबाई जो है वो आपको 294 किलोमीटर हो जाएगा बिहार में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1926 में किया गया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपको ली आयोग की सिफारिश पर जो है ना 1926 में कौन से आयोग? तो ली आयोग। कौन से आयोग के अनुसार? तो ली आयोग के अनुसार जो है ये आपको इसका ली आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पुंछी आयोग का संबंध किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो पुंछी आयोग का जो संबंध है दोस्तों वह किससे हो जाएगा? वह आपको तो याद रखेंगे पुंछी आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? तो केंद्र राज्य संबंध से इसका हो जाएगा। तो पुंछी आयोग का जो गठन होता है दोस्तों अप्रैल 2007 में होता है। कब होता है? अप्रैल 2007 में पुंछी आयोग का जो है गठन होता है। 2007 में अप्रैल में जो है पुंछी आयोग का गठन होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है तो क्या होता है? जैसे कि आपको याद रखना है। तो करें कि पहला ऑप्शन है कि व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार में करेगा भारत के
राज्य क्षेत्र से में आवध संचरण के अधिकार में, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में, और उसके बाद संगम व सहकारी समिति बनाने के अधिकार में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका बिल को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपको थे पी.एन. भगवती। कौन थे दोस्तों? तो पी.एन. भगवती थे, इसका आप याद रखिएगा। जो पील आयोग जो है उस समय जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सॉरी मुख्य न्यायाधीश थे, वो पी.एन. भगवती थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। पील का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, और यह जो है जनहित याचिका की अवधारणा की जो शुरुआत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। पहले ये कहाँ हुई थी दोस्तों? यहाँ यूएसए में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था? तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 43 का बी में, यानी कि अनुच्छेद 43 के ख में इसको रखा गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो अध्यादेश का जो प्रावधान लिया गया है दोस्तों, वह किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यह जो है आपको भारत अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 के से अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। अरे पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पूर्वोत्तर परिषद का जो मुख्यालय है वह आपका शिलोंग में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो शिलोंग में है। आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे संसद द्वारा जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में आया, और जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो आपका शिलोंग में बनाया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 358 इसका हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 358 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद जो 359 की बात हम लोग करेंगे दोस्तों, तो ये अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। करें निम्नलिखित में ये किसने राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन को किसने जो है मृत पत्र की संज्ञा दी थी? तो वह किसने दिया था दोस्तों? तो इसका आप याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो राष्ट्रपति शासन है ना, एक मृत पत्र की संज्ञा दिया गया था इनको। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि जो अनुसार जो राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, एक तरह से इन्होंने बात बताई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन कब किया गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1993 में ये किया गया था आपका। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था तो 1993 ईस्वी में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है दोस्तों? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता, या किस भाग में किस धारा के अंतर्गत बताया गया दोस्तों? तो आप इसको
इसका आंसर याद रखेंगे, धारा 8 के क में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि बातों की जलेबी, अब हिंदी से क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए क्या है। अगर बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो बातों की जलेबी छानना मतलब क्या हो जाएगा, मतलब डींगे हाँकना इसका सही आंसर, सॉरी दोस्तों, इसका जो है गपशप में आनंद लेना हो जाएगा। सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा इसका, गपशप में आनंद लेना हो जाएगा। बातों की जलेबी छानना मतलब गपशप में आनंद लेना। आगे करें कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में ये दोष है तो क्या चीज़ से संबंधित त्रुटि है दोस्तों, तो इसमें आपको ये बताना है। तो इसका ये परसर्ग संबंधित दोष है दोस्तों। पर ये परसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, तो ये कारक चिन्हों को कहते हैं हम लोग, तो कारक चिन्ह से संबंधित ये दोष हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कारक चिन्हों को आप याद रख सकते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान का, को के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, रा रेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी, ये सब होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कारक के 8 भेद होते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि यथार्थ शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो यथार्थ शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, काल्पनिक हो जाएगा। यथार्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो काल्पनिक होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से हाथी का पर्यायवाची है दोस्तों। तो हाथी का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो क्या है, कुंजर है। क्या होता है दोस्तों, कुंजर। हाथी को हम लोग अन्य नाम से जैसे गज, हस्ती, कुंभी, हम मदकल, मतंग इस नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो इसमें जो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो अभी उपसर्ग है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कहे कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, तो रेखांकित वाक्य है, तो इसमें क्या है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य है दोस्तों। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्या है, करे पंचतंत्र में समास है। तो पंचतंत्र में कौन सा समास है दोस्तों, तो पंच मतलब ये संख्या को बताते हैं, और संख्या बताने वाले जो है तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। क्या है, द्विगु समास जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। चलिए दोनों पद प्रधान होते तो वो द्विगु समास में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है दोस्तों? तो पर्यावरण में जो संधि है दोस्तों वो कौन सा संधि हो जाएगा, कौन सा, तो परिज और आवरण होता है, तो इज और अ है दोस्तों, तो यह नियम जो है यन संधि में लागू होता है। किसमें दोस्तों, तो यन संधि में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। करें टू गेट अंडर वन स्किन फाइंड द करेक्ट मीनिंग। तो कहते हैं कि ये जो दोस्तों आपका है, तो टू गेट अंडर वन स्किन मतलब ये इसका जो अर्थ होता है, ये किसी को परेशान करना होता है दोस्तों। तो इसका जो सेम मीनिंग वाला जो वर्ड है तो वो आपको ढूंढना है यहाँ पर। तो किसी को परेशान करना है ना, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका टू एंगर और इरिगेट, मतलब किसी को परेशान करना ही होता है इसका भी, मतलब जो किसी को परेशान करना, तो ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद कहा जा रहा है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो गलत वर्ड है आपको वो ढूंढना है दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो CONSUME कंज्यूम हो जाएगा, मतलब जिसका होता है आपको उपयोग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कर फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, मतलब जिसमें जो सुटेबल ऑप्शन है वो क्या, वो लगाना आपको। कर ही इज क्वाइट डैश एंड नैरो, तो यहाँ पर जो बात हो रही है, मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब वह लंबे और क्या है, खोखले टाइप का, खोखले हैं, मतलब ये आपको पतला शरीर वाला होगा। तो चलिए ध्यान रखें। लाइफ हिस्ट्री राइट इन बाय वन सेल्फ, मतलब ये लाइफ हिस्ट्री
राइटिन बाय वन सेल्फ, मतलब स्वयं के बारे में कोई चीज़ अगर लिखा जाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एंटोनिम्स ऑफ, है ना, ट्रिम्प। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएंगे, तो जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ट्रिम्प का मतलब होता है विजेता, तो इसका हारना हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। कह रहा है कि द वर्ड अनलेस इज एन डैश। तो ये जो अनलेस है दोस्तों, तो अनलेस शब्द का प्रयोग जो है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। द सिनम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का जो अर्थ है दोस्तों, तो मतलब सिनम्स मतलब समान अर्थ वाला ढूंढना है। तो ब्रेव का दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रेव वही होते हैं जो बहादुर होते हैं, जिसको डर नहीं लगता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा। बट इज यूज एज डैश, तो बट का यूज जो हम लोग दोस्तों किस रूप में करते हैं, तो ये कंजक्शन के तौर पर ही हम लोग बट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। इस करें सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों। तो सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह है, आपको याद रखना है कि ब्रासिका कैम्पेट्रिस है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कैम्पेस्ट्रिस है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सही मेल का चयन करें। तो जिसमें जो सही मेल है, जो सही है, तो उसका हमें चयन करना है। तो इसका जो ए है वो दोस्तों सही हो जाएगा, बाद बाकी जो सभी है वो गलत हो जाएगा। जैसे सुजाक जो है नाइसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखेंगे। जैसे जबकि यहाँ पर जो आपको बताया गया है, काली खांसी जो है हीमोफिलस परटूसिस से होता है, जबकि यहाँ पर ये इसका ये हो जाएगा दोस्तों। जबकि टिटेनस की बात हम लोग करें, तो टिटेनस जो होता है आपको कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि प्लेग जो है आपको दोस्तों ये होता है पॉस्चरेला पेस्टी से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सुजाक सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन कहते हैं कि चट्टानी पत्थरों पर लाइकेन लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। तो चट्टानी पत्थरों पर जो लाइकेन का जो विकास होता है दोस्तों उसको हम लोग सेक्सिकोलस कहते हैं, सेक्सिकोलस कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और घटपड़नी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घटक में रूपांतरित हो जाता है। तो जो घटपड़नी में जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, इसका जो पत्ता होता है वह ना एक घट में, मतलब एक घड़े के रूप में वो आपका रूपांतरित हो जाता है। और स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग में किए जाते हैं दोस्तों। तो जो ये जो है स्ट्रिप का परीक्षण जो है वो आपको इसका जो शोधन किया जाता है दोस्तों वह थैनेला, कौन सा, थैनेला में इसका उपयोग, मतलब ये स्ट्रिप का परीक्षण जो है थैनेला अथवा स्तन शोध में से संबंधित है ना। यह टेस्ट जो है दूध के संक्रमण की जांच करता है। जबकि मिल्क पावर जो है पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, और यह दूध देने वाले पशुओं में होता है, और टिक फीवर जो है कुत्तों में होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है ना, न्यू कैसले डिजीज है, तो ये जो है आपको किसे, तो पक्षियों में संक्रामक बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजधानी के बारे में सही नहीं है। तो राजधानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहे कि पादप में एक बड़ी राजधानी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अमीबा में राजधानी की पोषण में भूमिका होती है, ये भी सही है। वनस्पति कोशिकाओं में राजधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। जंतु कोशिका में राजधानी नहीं होती है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कह रहे कि टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। टॉक्सिकोलॉजी का जो अध्ययन कहलाता है वो जहर का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। किसका अध्ययन कहलाता है, तो जहर का अध्ययन कहलाता है। जबकि चट्टान का जो अध्ययन कहलाता है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेट्रोलॉजी कहलाता है चट्टान का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि किसके लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने जो है लाइक क्यूअर्स लाइक
होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों। तो यह किया था आपको किसने, तो सैमुअल हैनीमैन ने। किसने किया था? सैमुअल हैनीमैन ने किया था। ध्यान रखेंगे इसको। और भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाती है? तो जो भारत में जो ईख है, वह जो उत्तर भारत में मुख्य रूप से जो फसल है ये होती है, तो 10 से 12 माह में क्या होती है? परिपक्व हो जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। जबकि वही जो है दक्षिण भारत में 12 से 16 माह में परिपक्व होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथ से संबंधित दोस्त क्वेश्चन है ना। तो मैथ से क्वेश्चन क्या है, कह कि ये अपनी आय का जो 80%, मान लेते कि उनका आय जो है पहले 100 है, तो 100 में से 80% उन्होंने खर्च किया। तो कितना खर्च किया दोस्तों? तो 80 खर्च किया, ठीक है। तो बचाया कितना? तो दोस्तों बचत ही हुआ, उनको 20 का भी बचत हुआ, ये बचत हो गया। अब कह रहे हैं क्या दोस्तों कि अब उन्होंने क्या किया, तो अपनी आय को 30% बढ़ाया दोस्तों। क्या किया? जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, तो 30% जब बढ़ जाने के बाद जो उसका आय हो जाएगा दोस्तों, फिर से यहाँ तक तो आपको ध्यान रखना, उसका जो आय हो जाएगा वह 130 हो जाएगा। 30% बढ़ा रहा है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो वह क्या करते हैं? अपना खर्च करते हैं 30% दोस्तों। कितना करते हैं? तो 30% वो अपना खर्च करते हैं। तो यदि बढ़ जाती है और वो अपना खर्च 30% बढ़ा दिया जाता है, तो वह जो है खर्च को कितना बढ़ाता है? तो इसका जो है दोस्तों 30% हम लोग करेंगे 80। खर्च को बढ़ा रहे हो 80 प्लस 80 का 30% जब दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे 2 जीरो कटा, तो ये आपको हो गया 8 तिया 24। तो 80 प्लस में 24, तो ये कितने हो जाते हैं दोस्तों? तो ये हो गया आपको 104। कितने हो गए? तो 104। तो इसका खर्च हो गया 104। तो इस बार उन्होंने बचाया कितना? तो दोस्तों 26 बचाया। तो पहले से कितना बढ़ा बचत? पहले से अगर हम बचत का प्रतिशत देखें तो पहले से 6 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये पहले से 6 बढ़ गया है। 30% बचत जो है इसमें क्या हो गई? वृद्धि न हो गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर हो गया 6 का, तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 6 बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 20 गुना में 100। तो 20 पंचे 100, यानी कि 30% की जो है ये बचत में वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे इसका आपको स्क्वायर रूट बोला है, तो ये 2 रूट 2 हो जाएंगे और बट्टे में ये 5 हो जाएंगे। तो 2 गुना 1.414 इसका वैल्यू होता है, और बट्टे में ये 5 हो गया। तो ये अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2.828, और बट्टे में ये हो गए 5। इसको जब आप भागा करोगे तो 0.525, आप इसको भागा कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि रोहन ने 2 अलग अलग स्कीमों में समान समय के लिए 2:5 के अनुपात में निवेश करता है, ठीक है। और उसने समय के लिए जो है, और उससे पहले स्कीम पर जो है 12%, तो यहाँ से जो ब्याज की बात हम करेंगे तो SI1 बराबर SI1 और SI2 का जो हम लोग देखते हैं दोनों कंडीशन, तो ये होते हैं 2 गुना 12 और ये 5 गुना कितना हो गया दोस्तों? तो 8। तो ये हो गए 24 अनुपात 8 5 40। तो ये हो गए 8 तिया 24 8 पंचे 40। तो पहले पर अनुपात, पहले पर ब्याज कितना? 3, और कह रहे हैं कि इसी 3 का वैल्यू 36 हो गया दोस्तों। तो कितना गुना हो गया? 3 से तो किए तो 1200 गुना, तो 1200 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दोस्तों, इसमें पहले हम लोग मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति का जो औसत है ना, 10 व्यक्ति का औसत खर्च हम मान लेते हैं, पहले x मान लेते हैं। औसत खर्च जो है हम लोग x मानते हैं। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 10x हो जाएगा। तो 10 व्यक्तियों का कुल खर्च 10x हो जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा कि 9 व्यक्ति का जो है खर्च है आपको दिया हुआ, तो 9 गुना 40, तो ये हो गए 40।
फिर एक व्यक्ति जो है खर्च करते हैं, एक व्यक्ति का जो खर्च है वो क्या बताया गया है दोस्तों उसके बारे में। एक व्यक्ति जो है 10 व्यक्ति की औसत से 9 रुपया खर्च अधिक करता है। तो ठीक है, तो 10 व्यक्ति का जो औसत खर्च की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 360 प्लस में एक्स प्लस में 9 बराबर में यही कितने के बराबर हो जाएगा, 10x के बराबर में हो जाएगा दोस्तों। तो इसको जो है आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, x का जो मान निकल आएगा वो 410 आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद है कि किसी वस्तु को जो है यहाँ पर आपको छूट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो है तो अगर यहाँ पर आप 100 अंकित मूल्य को मानते हैं तो 100 अंकित मूल्य का 15% यहाँ पर छूट दीजिएगा तो ये 85 हो जाएगा। तो ये हो गया विक्रय मूल्य, आपको क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और आपको लाभ दिया हुआ 119, कितना, 119 दिया, मतलब ये लाभ आपको दिया हुआ है 19%, कितना। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 85 गुना में 100 बटे में ये हो जाएगा बटे में ये आपको 119। तो 17 पच्चे 85, 17 सत्ते 119, यानी कि ये हो गया 500 बटे में 7 हो गया, ठीक है। तो रहने देते हैं। अब फिर क्या कह रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कितना निकला क्रय मूल्य, 500 बटे में 7 निकला। आगे कह रहा है कि 25% छूट देने पर प्राप्त लाभ क्या होगा। तो अब इस बार छूट हम 25% का दे रहे हैं दोस्तों। कितना प्रतिशत का, 25% का छूट दे रहे हैं। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर यानी कि 75, कितना हो गया। तो इस बार जो है आपको विक्रय मूल्य है 75, जब आप इसको घटा लेंगे इसमें से तो हमें चाहिए, विक्रय मूल्य हो गया 75 और क्रय मूल्य इतना है तो हमें लाभ हो रहा है। तो जब आप इसमें से घटाओगे 75 में से आप क्या करो, 500 बटे में 7 घटा लो। तो जब आप इसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 से इसको घटा के देखते हैं दोस्तों कितना होता है। तो 7 पंचे 35 हुआ और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 3 52, सॉरी 7 सत्ते 49, 3 52 हुआ, मतलब 525 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 525। 525 में से 500 बटे 7 हो गया, तो ये हो गया आपको 25 बटे 7, 25 बटे 7 इतना का लाभ हुआ दोस्तों। कितना, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 25 बटे 7 गुना में 100, अब बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य 500 नीचे रहेगा और गुना 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये कटा 2 जीरो यहाँ से कट गया था, 5 से काटेंगे तो 5 25 यानी 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा सही आंसर इसका, 5% हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए की त्रिज्या जो है इतना मीटर है और यह 1 मिनट में, यहाँ बीच नहीं होगा, 450 चक्कर लगाता है। तो इसका जो है 450 चक्कर में तय दूरी निकालेंगे तो क्या होता है दोस्तों, तो आयत का ये वृत्त का जो है पहिया कैसा वृत्त का होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वह होता है 2πr, 2 गुना तो 22 बटे 7 गुना में ये हो जाएंगे कितना, 35 बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपका 1 जीरो कटा, 2 से काटा, 2 पंचे 10 कट गया ये, और 5 सत्तर 35 होता है, 7 से 7 कट गया, ठीक है दोस्तों। अब ये आपको आया 45 गुना 22, कितना आया, 45 गुना 22 आया। चलिए देखते हैं, तो 45 गुना 22 तो कितना हो जाएगा, तो देखिए गुना करके 22 पंचे 110 हुआ, 110 का 0 हुआ दोस्तों हासिल, 11 बच गया, 22 चौके 88 हुआ, 88 गुना 11 कितना हो गया, 990 हुआ, ठीक है दोस्तों। और इसको हमें मीटर, ये तो मीटर में आया, तो हमें निकालना है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है,
साल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट को हम लोग 60 में बदल लेते हैं और इसको घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से भाग करते हैं। ये 0 से 0 कटा, 6 से 6 तो ये 18 कट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आया कितना, तो 9 तिया 27 का 7, फिर 9 तिया 27, 2 29 बट्टे में 5, 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आता है, 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 9 तिया 27, 2 29, तो ये हो गया 5 चौके 5 25, 5 25, 4, 5 9 45, तो इसका दोस्तों 59.4 सही आंसर हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, कौन सा, 59.4। अब कह रहा है कि इसे सॉल्व करके बताइए कि स्टार की जगह पर क्या होता है, तो इसका सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो गया 5/2, सॉरी 5/4, प्लस में 7/6, माइनस में 9/8, बराबर में यहाँ पर स्टार है और ये 12 1 13/12, 13/12 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 4 6 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 4 6 और 8 का 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 बट्टे में कितना होता, तो ये कितना, 4 1 5, 6 6 का 24, तो 6 5 30 हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस हो गया, 6 चौके 24, तो 7 चौके 28 हो गया। फिर माइनस ये 8 तिया 24, तो 9 तिया 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, बराबर में यह स्टार है और यहाँ पर 13 बट्टे में क्या है, प्लस 13/12। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, तो ये एक, यहाँ से ये घट के एक बचा। ठीक, तो यहाँ से ये हो गए 31/24। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में, तो 13 बट्टे में कितना हो जाएगा, 12। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24 हुआ। 31 में से, और 13 दूना 26, 31 में से 26 को घटा लेंगे तो 5/24, 5/, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 5/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5/24 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट तोड़ के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जो है स्क्वायर रूट बोला गया है तोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा 0 दशमलव, कट गया, यहाँ पर 0 ले आए, तो ये हो जाएगा तो 60 आया, तो 60 किसका, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका 7 का, किसका लग जाएगा दोस्तों, 7 7 49, 8 का लगा नहीं सकते हैं, 8 8 से 64 हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी सही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है कि आपको x प्लस वाई, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो 5 और 4 कर लेते हैं इसको, तो 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 9 होता है। तो अब देखते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हुआ और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 25 41 होता है दोस्तों। तो ये भी सही है, इसका मतलब 4 और 5 रखेंगे वैल्यू, तो 5 का क्यूब 125, और 5 का क्यूब प्लस में यहाँ पर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 प्लस में 4 का क्यूब 64 हो गया दोस्तों। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, यानी कि 189 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो ये जो है आर के सन्मुखम को सेट्टी को जो है, आर के सन्मुखम सेट्टी को जो है पहला बजट पेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 7 सरकारी और 4 गैर सरकारी कर्मचारियों के समूह में से 3 को लेकर एक समिति बनाए, तो उन समूहों में सरकारी कर्मचारियों के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर बनेगा, थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण ये थोड़ा सवाल लंबा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है आप जो है आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। सरकारी की बात करेंगे तो C70 सरकारी नहीं होने की बात हो रही थी, इसलिए 0 रखे हैं दोस्तों।
और फिर ये आपका जो है जो गैर सरकारी है तो C4 3 की बात हो जाएगी, और बट्टे में ये हो जाएंगे आपको कितने, तो 11C3 की, है ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, इस चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 4/1, है ना, 4/165 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे कह रहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों यह है E.F. शुमाकर की ये पुस्तक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। कर नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो उसने किया था फिशर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, तो फिशर ने नकदी लेन देन का संविधान सिद्धांत प्रतिपादन किया था। कह रहे मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो मीरा सेठ समिति का जो है संबंध वो हथकरघा के विकास से संबंधित है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ कहाँ है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह कब से हुई थी, तो 1898 से हुई थी। कब हुई थी, 1898 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वह हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक, तो 1 जुलाई से 30 जून तक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको पता है कि RBI रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो कब हुई थी, 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और जो है इसके जो प्रथम गवर्नर बने थे दोस्तों वह कौन बने थे, अच्छा इसका पहले तो आप ये चीज़ जानो कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी को जो है इसका, और 1945 1 जनवरी 1945 को इसका क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण, सॉरी 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो है ना, सर ऑसबर्न स्मिथ जो है, सर ऑसबर्न स्मिथ जो है यहाँ RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले प्रथम कह सकते प्रथम गवर्नर बने थे। और हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक इंडिया की है ना संस्तुति की थी, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। करा है कि अगला क्वेश्चन है कि आपका कि जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, तो गठन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सोमपाल थे। कौन थे दोस्तों, सोमपाल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग क्या होता है दोस्तों, वो सफ़ेद होता है। क्या होता है, सफ़ेद होता है। जब बात की जाएगी लाल और हरा की बात की जाएगी, लाल और हरा की बात करेंगे हम लोग सिर्फ, तो लाल और हरा जो है वह आपको पीला देते हैं। कौन सा रंग देते हैं, पीला। जबकि अगर हम लोग हरा और नीला की बात करेंगे, हरा और नीला की, किसका, हरा और नीला की बात करेंगे, तो यह कैसा देगा रंग, तो आप याद रखिए पीकॉक नीला। कैसा, ये पीकॉक जो है ये पीकॉक नीला देते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो लाल और नीला की बात की जाएगी, लाल और नीला की बात की जाएगी, लाल और नीला की बात की जाएगी, तो ये मेजेंटा कलर की, मेजेंटा है ना, मेजेंटा कलर देते हैं। कौन सा दोस्तों, तो मेजेंटा कलर देते हैं, इसको ध्यान रखिए। फिर कहते हैं कि समुद्र, अगला क्वेश्चन हमारा है कि समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है, तो ऊपर रहता है 1/10 भाग दोस्तों, ऊपर रहता है 1/10 भाग रहता है, जबकि नीचे की बात की जाएगी तो वह 9/10 भाग इसका नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो टॉर्क होता है दोस्तों। क्या होता है, टॉर्क होता है। अगर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है क्योंकि वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कैमरे में किस प्रकार उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो शीतलन तंत्र है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो केवल संवहन पर काम करता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में जो है आपको प्रतिबिंब आकृति चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे इसका ठीक है, इसका उल्टा बनेगा, टॉप बॉटम में दिखेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन है। जैसे दोस्तों 4 का स्क्वायर करते हैं और इसमें से 2 घटा लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से हमने 2 घटाया तो कितना आता है, 14 आता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों, 25 में से 3 घट गया तो 22, ऐसा ही रिलेशन बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर है दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 6 गया, सॉरी, तो यहाँ पर जो है हमें 6 का स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको यहाँ क्या होना चाहिए, तो अच्छा, जो यहाँ संख्या रहती थी वो हम घटाते थे, 6 नहीं, वहाँ जो संख्या है तो यहाँ पर 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, अगर हम लोग 4 घटा लें तो 32 तो आ जाएगा ना। 6 का स्क्वायर 36 में से अगर हम 4 घटा लेते हैं 32 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर सही इसका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जेड वाई एक्स डब्ल्यू है ना, तो ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर इसको देखते तो आर एस टी यू भी, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, तो आर एस टी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो हर घर सोलर अभियान जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है। तो इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना जो है किस राज्य की योजना है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, राजस्थान हो जाएगा इसका सही आंसर, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया। मतलब जो सुअर की जो किडनी है दोस्तों, तो वह कहाँ पर, तो अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, तो अमेरिका में, यानी कि 22 मार्च 2024 को जो है अमेरिका में पहली बार सुअर किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो कौन सा देश शामिल इसमें नहीं है दोस्तों, तो वह है भारत। कौन, भारत। तो ये आप इस चीज़ को, इस अभ्यास में जो है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया शामिल थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सॉरी, क्या कर रहा है कि शामिल IMT ट्रेल 2024 संयुक्त सेना अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था दोस्तों। तो इसमें जो है आपको दोस्तों कौन शामिल नहीं था, तो वो ब्राज़ील शामिल नहीं था दोस्तों, जबकि भारत से भी था इसमें। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा हमें कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और इसी तरह से हम धीरे धीरे, आपका जो एग्ज़ाम है वो लगातार होने वाली है। 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो हम ये चाहेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग देख के जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद इसके लिए।